हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, आज हो गया 10 तारीख। ठीक है, कल आप लोगों का गणित का एग्जाम है 11 फरवरी। तो चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं। अभी जितना भी आधा हम लोग कर चुके हैं सक्सेसफुली। ठीक है, आधा बचा हुआ है, आज सारा को खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर हम लोगों ने अध्याय 8 त्रिकोणमिति लास्ट क्लास तक खत्म कर लिया था। ठीक है, लास्ट वीडियो तक। अब है अध्याय 9 आपका। तो उसमें अध्याय 9 में, क्योंकि आप जानते हैं अध्याय 9 ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर, इसमें से आप लोगों को एक बड़ा सवाल 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो 5 नंबर के सारे जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो एक ही वीडियो में कवर करेंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल इसको तो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं वृत्त चैप्टर पर, जहां पर बहुत सारे वृत्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम है, ठीक है, प्रमेय है, तो वो सारा करना बहुत जरूरी है। तो एकदम से करिएगा। चलिए पहला देखिए, दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों इसके आगे और होना चाहिए। यहाँ पर से स्टार्ट देखिए वृत्त। ठीक है, यहाँ से वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये साबित करके दिखाना है। ठीक है, ये प्रमेय 10.1 यानी कि प्रमेय 10.1 है आप लोगों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं प्रमेय 10.2 है, दो ही प्रमेय है इस चैप्टर पर। तो आप लोगों को दोनों तैयारी रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रमेय 10.2, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको करते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को एक वृत्त चाहिए। एक वृत्त आ चुका है। चलिए, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा बना लिए। जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाता है उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मान लीजिए ये जो है इसका स्पर्श बिंदु, इस जगह पर इस वृत्त को ये रेखा स्पर्श करते हुए जा रही है। इस बिंदु का नाम रख लेते हैं P। ठीक है, ये जो वृत्त है ये मान लेते हैं O केंद्र वाला वृत्त है, केंद्र O है इसका। ठीक है, और इस लाइन का कुछ नाम रख लेते हैं। चलिए ये AB रख लेते हैं या XY रख लेते हैं। ठीक है, XY। ठीक है, अब साबित कर रहे, देखिए इसको साबित कैसे किया जाता है। ये जो है हम इसको मिला रहे हैं केंद्र से, ये इसको क्या बोलते हैं, परिधि। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो जाएगा उसका त्रिज्या। ठीक है, हल्का सा टेढ़ा है लगता है, इसको हटाते हैं। चलिए ये O केंद्र है, यहाँ से ये है त्रिज्या। चलिए अब देखिए साबित कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सवाल ये। सबसे पहले तो लिखेंगे कि दिया क्या है। ठीक है, प्रमेय हम लोग कैसे साबित करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है। क्या दिया है, O केंद्र वाला वृत्त है। ठीक है, इस पर स्पर्श बिंदु P है, स्पर्श रेखा XY और स्पर्श बिंदु P है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा XY तथा स्पर्श बिंदु P है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा XY और स्पर्श बिंदु क्या है, P है। चलिए अब ये लिख लिया हम लोग, दिया है। अब आते हैं मेन टॉपिक, सिद्ध करना है। क्या साबित करके दिखाना है, देखिए साबित क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ था कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को साबित ये करके दिखाना है कि ये जो स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श बिंदु है, ठीक है, ये जो त्रिज्या है जिस पर से ये स्पर्श रेखा जा रही है, तो इस स्पर्श बिंदु पर लंब हो रहा है। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री का है, ये साबित करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोगों को साबित करके दिखाना है कि ओ पी जो है वो लंब है किस पर, एक्स वाई पर। ओपी लंब है एक्स वाई पर। ठीक है, लंब है मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए अब रचना करना होगा हम लोग को इसको बनाने के लिए। ठीक है, करते हैं रचना।
देखिए हम लोग को रचना करना होगा, ठीक है, इस प्रमेय को साबित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। अच्छा एक चीज आप देखिए ध्यान से, जैसे मान के चलिए एक लाइन है ना, हम यहाँ पर कोई बिंदु लिए और बोल रहे हैं इस बिंदु से इस लाइन का दूरी पता करना है, ठीक है, दूरी दूरी इस लाइन से दूरी, देखिए ये भी होगा, ये भी दूरी है, ये भी इस लाइन से दूरी है, ये भी इस लाइन से दूरी है, ये भी है, ये भी है, सारे जो है दूरियां है, इस बिंदु से इस लाइन का दूरी है सब। लेकिन जो सबसे छोटा दूरी होगा, मान के चलिए हम आपको यहाँ पर खड़े रहने बोल रहे हैं, आप जाइए इस लाइन पर जाइए, आपके पास इतना सारा रास्ता है, ठीक है, तो सबसे छोटा कम समय सबसे किसमें लगेगा, सबसे छोटा रास्ता ये होगा जो उस पर सीधा सीधी पड़ा होगा, यानी कि 90 डिग्री का जो होगा वो सबसे छोटा रास्ता होगा, न्यूनतम दूरी उसको हम लोग बोलते हैं, ये न्यूनतम दूरी होगा क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहा है उस पर, ठीक है, एकदम सीधा रास्ता जो होगा 90 डिग्री वाला लाइन वही न्यूनतम दूरी होगा, ठीक है। ये सबको न्यूनतम दूरी नहीं बोलेंगे, इसमें समय भी ज्यादा लगेगा और चलना भी एक्स्ट्रा पड़ेगा, ठीक है। पहुंचेंगे तो हम लोग इस पर, ठीक है, इससे भी पहुंचेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन पर, लेकिन सबसे जो छोटा दूरी होगा वो यही वाला होगा जो कि 90 डिग्री वाला लाइन, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाला है यहाँ पर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक और बिंदु ले रहे हैं, चलिए हम यहाँ कहीं पर एक और बिंदु ले लेते हैं, चलिए क्यू नाम रखते हैं बिंदु का, और क्या कर रहे हैं, इस बिंदु को हम मिला दे रहे हैं, केंद्र से मिला दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम केंद्र से इस बिंदु का जो दूरी है इसको मिला दिया, ठीक है। देखिए इसको ना थ्योरी टाइप का है, ये लिखना पड़ता है पूरा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। चलिए लिखते हैं, हम क्या किए रचना में, हम एक बिंदु क्यू लिया, ठीक है, यस इस प्रकार से लिख देते हैं, चलिए एक्स वाई पर एक बिंदु क्यू लिया, ठीक है, क्यू लिए तथा हम लोग क्या किए, ओ से क्यू को मिलाया, ओ से क्यू को हम लोग मिला दिए, ठीक है, ओ से हम लोग क्यू को मिला दिए हैं, ठीक है, हम लोग एक बिंदु लिए क्यू एक्स वाई पर और ओ से क्यू को मिला दिया, ठीक है। चलिए अब मेन प्रमाण, चलिए यहाँ पर प्रमाण, देखिए प्रमाण कैसे साबित करेंगे कि यहाँ ये 90 डिग्री का है, अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उसका मदद लेंगे। देखिए आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करिए कि ये जो लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक, ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक परिधि तक के ही गया हुआ है, परिधि से पार नहीं गया है, परिधि तक ही गया हुआ है, तो ये जो है ये वृत्त की त्रिज्या है। लेकिन ये जो लाइन है आप जो देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या से भी ये ज्यादा पार हो गया है, यानी कि डेफिनेटली ये वाला जो लाइन है वो इस लाइन से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये त्रिज्या से भी पार हो गया और ये तो लाइन त्रिज्या तक ही गया है, मतलब परिधि तक, ठीक है, त्रिज्या है ये, लेकिन ये त्रिज्या से भी ज्यादा है, तो उस चीज का इस्तेमाल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे क्या कि क्यू वृत्त पर तो नहीं है, वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है, क्यू जो बिंदु क्यू है वो वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त पर नहीं है, ठीक है, ये पी बिंदु वृत्त पर है तभी तो वो स्पर्श रेखा है, ठीक है, पी बिंदु पर स्पर्श करते हुए जा रहा है वो लाइन, ठीक है, तभी वो स्पर्श रेखा है, लेकिन क्यू वृत्त पर नहीं है, ठीक है, तो वही लिखें क्यू वृत्त के बाहर स्थित है। इस बात का मतलब क्या है, अतः बिंदु केंद्र से यहां से, ठीक है, बिंदु क्यू की दूरी, बिंदु क्यू की दूरी त्रिज्या से ज्यादा होगा, त्रिज्या से अधिक होगी, ठीक है, बस हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं, जो आपको हम बोल के समझा रहे थे वही चीज बस लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि ये क्योंकि वृत्त के बाहर स्थित है तो त्रिज्या से डेफिनेटली ये वाला दूरी जो ओ क्यू दूरी है वो त्रिज्या से डेफिनेटली ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वो वृत्त पर नहीं है उससे बड़ा हो गया है, तो ठीक है वही लिखे हैं कि बिंदु क्यू की दूरी त्रिज्या से अधिक होगी। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ऐसे लिख रहे देखिए,
ओ क्यू जो है, ओ क्यू बड़ा होगा त्रिज्या से, त्रिज्या को हम लोग आर बोलते हैं, ओ क्यू त्रिज्या से बड़ा होगा, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, ये तो त्रिज्या ही है, ओपी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ओ क्यू ओपी से बड़ा होगा, ओ क्यू ओपी से बड़ा होगा। और इस प्रकार से ये साबित क्या होता है पता है, यहाँ पर एक ही बिंदु, स्पर्श बिंदु एक ही होगा, स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हुए जा रहा है जो कि पी है, और बाकी सारे बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे, चाहे आप कितना भी वृत्त पर बिंदु सॉरी इस स्पर्श रेखा पर कितना भी बिंदु ले लीजिए, वो वृत्त के बाहर ही होगा, और जरूर वो डेफिनेटली त्रिज्या से ज्यादा होगा। इस बात का मतलब है कि यही सबसे न्यूनतम दूरी है, ठीक है। जो अभी कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि वही सबसे न्यूनतम दूरी है, दूरी तो बहुत है, ठीक है। अलग अलग बिंदु, इस बिंदु से मतलब इस रेखा पर दूरी बहुत है, अनंत दूरी है, लेकिन ये जो है, जो न्यूनतम दूरी है वही 90 डिग्री वाला लाइन होता है, ठीक है। तो वही चीज साबित हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही चीज लिख देंगे बस हम कि ओपी न्यूनतम दूरी है, ठीक है। ओपी जो है न्यूनतम दूरी है, इसका मतलब ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। चलिए इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ओ क्यू ओपी से बड़ा है, इस प्रकार एक्स वाई पर अन्य सभी बिंदुओं की दूरी की केंद्र से दूरी, ठीक है, कि केंद्र ओ से दूरी, एक्स वाई पर अन्य सभी बिंदुओं की केंद्र ओ से दूरी त्रिज्या से अधिक होगी, त्रिज्या से अधिक होगी, ठीक है। इस बात का मतलब है अतः ओपी न्यूनतम दूरी है, ठीक है। ओपी कैसा दूरी है, ओपी है न्यूनतम दूरी, ये ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 90 डिग्री वाला ही होता है। इसका मतलब है अतः ये जो कोण बनेगा, कोण ओ पी वाई बोल दीजिए या कोण पी बोल दीजिए, जो भी, ठीक है, वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये लंब है, या फिर इस प्रकार से ना लिखे, ये लिख देते हैं, ठीक है। ये सीधे सीधे जो लिखे हम लोग सिद्ध करना में, इसका मतलब है कि ओपी जो है वो लंब है किस पर, एक्स वाई पर, ओपी एक्स वाई पर लंब है, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बस इस प्रकार से ये साबित हो जाता है। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा सत्यापित, ठीक है। ये आपका फाइनल आ चुका है। अगर परीक्षा में ये पूछा जाता है तो लगभग 3 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रमेय 10.2 है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ठीक। चलिए यहाँ पर इसका पूछा जाने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है पूरा। चलिए एक बाह्य बिंदु है, मान लेते हैं, चलिए पी है, बाहर कोई बिंदु है पी। इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, चलिए यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा, ठीक है। ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, केंद्र ओ है। चलिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है। बाह्य बिंदु जो कि हम लोग पी लिए हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसका मतलब ये जो बाह्य बिंदु पी है, जिससे हम लोग इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे हैं, ठीक है, ये दो स्पर्श रेखा जो है ये दोनों की लंबाइयां बराबर होती है, साबित करना है, ठीक है। ओके, क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण कर सकते हैं हम लोग, जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है वो स्पर्श बिंदु होगा, है ना, नाम रख देते हैं, चलिए ये ए है, ये क्या है, बी है, ठीक है। चलिए जो दिया है उसको लिख देते हैं, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु
बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं क्या क्या है, PA है एक, PA तथा PB है, PA तथा PB है। ठीक है, ये दिया हुआ हम लोगों को मालूम है कि बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनका नाम PA और PB है। ठीक है, साबित क्या करना है, साबित क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या साबित करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी कि PA और PB आपस में बराबर है। ठीक है, क्या साबित करना है कि PA बराबर है किसके, PB के। चलिए ठीक है, रचना कर लेते हैं। रचना हम क्या कर रहे हैं, रचना में O से A को, O से B को तथा O से P को मिला रहे हैं। ठीक है, चलिए मिला देते हैं। O से A को, O से B को और O से P को मिला दिया। चलिए ठीक है, क्या काम किया रचना में, O से A, B और P को मिला दिया। ठीक है, लिख देते हैं, जो कि वो लिख देंगे कि O से A, B तथा P को मिलाया। ठीक है, बस मेन अब शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे मेन स्टेप क्या है, प्रमाण साबित करके दिखाना है कि PA PB बराबर है। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, इसको मिलाने के, ये जो हम लोग मिला दिए, इस मिलाने पर दो त्रिभुज बन रहे, एक OAP और एक OBP बन रहा है। अगर हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम साबित कर देते हैं कि ये और ये सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, CPCT जिसको हम लोग बोलते थे, उसका इस्तेमाल करेंगे और ये AP और BP आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। कौन सा दो त्रिभुज है, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में इसके लिए तो हम लोग को तीन चीज लगेगा भी, है ना, साबित करने के लिए। चलिए ठीक है, करते हैं। आप देख सकते हैं इस त्रिभुज का OA इस त्रिभुज के OB वाले भुजा के बराबर है। ठीक है, कैसे बराबर है, OA OB के बराबर है। कैसे बराबर है, लिखना होगा, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्याएं तो वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त है उसका त्रिज्या तो बराबर ही होता है। अब कोई भी ले लीजिए, त्रिज्या तो बराबर होगा, वृत्त तो एक ही है। ठीक है, OA बराबर हो गया OB के। ठीक है, और इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में OP उभयनिष्ठ है, OP बराबर OP क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों में सेम है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। चलिए अब एक चीज और खोजना होगा। अभी अभी हम लोग साबित किए, क्या साबित किए थे, अभी अभी हम लोग साबित किए थे कि केंद्र से ये जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण बनता है वो क्या है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो त्रिज्या है और ये जो स्पर्श रेखा है, इसके बीच में जो बना कोण है ये, और ये जो त्रिज्या है और ये जो स्पर्श रेखा है, इसके बीच में बना कोण ये, दोनं कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्रमेय 10.1 चलिए लिख देते हैं। एंगल OAP बराबर हो जाएगा OBP के। कैसे पता, प्रमेय 10.1 लिख देते हैं। ठीक है, प्रमेय 10.1 से पता है। ठीक है, अब कौन सा नियम, एक कोण और दो भुजा है, यानी कि SAS या RHS वाला भी आप बोल सकते हैं, 90 डिग्री वाला एक है। ठीक है, RHS भी बोल सकते हैं या SAS भी बोल सकते हैं। चलिए SAS सर्वांग SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज OAP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OBP के। और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि, या डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए CPCT लिख देंगे। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग
कि इस त्रिभुज का ये वाला भुजा यानी कि ये इस त्रिभुज के इस वाले भुजा के यानी कि पीबी के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा? सी पी सी टी। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। और यही चीज हम लोग को साबित करना था, है ना। सत्यापित, ये चीज साबित करना था। देख लीजिए, बड़ा आसान है। 2 नंबर 3 नंबर का बहुत चांस आने का। ठीक है, कल के परीक्षा में देख के जाइएगा, जरूर से देख के जाइएगा, एक बार बना के भी जाइएगा। अगर आपके हाथ में मतलब प्रैक्टिस है तो एक बार में काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों सवाल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। चलिए ठीक है, कोई वृत्त है ना, कोई वृत्त है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, है ना। क्या कहा गया है? किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर। ठीक है, कोई व्यास ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। चलिए, व्यास का मतलब क्या? एक ऐसा दूरी जो केंद्र से होकर जा रहा हो। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये केंद्र है वृत्त का, वो नाम है जिसका, ये वृत्त का व्यास है। वृत्त के सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अच्छा ठीक है, चलिए स्पर्श रेखा खींचना है। यहाँ पर ये जहां से व्यास व्यास जहां पर टच हो रहा है, इस जगह से स्पर्श रेखा, यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा, और साबित करके दिखाना है कि ये जो है समांतर होता है। ठीक है, हम लोग को साबित ये करके दिखाना है कि ये रेखा और ये रेखा क्या होता है? समांतर होता है। चलिए चलिए समांतर होता है, साबित करना है। नाम रख देते हैं। चलिए इसका नाम हम रख दे रहे हैं ए बी, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा का नाम रख दे रहे हैं सी डी। ठीक है, स्पर्श बिंदु का भी नाम रख देते हैं। चलिए ये अपना पी, ये अपना क्या? क्यू। ओके ठीक है, ठीक है। हम लोग को साबित क्या करना है? इतना इंफॉर्मेशन गिवन था, साबित करने के दिखाना है कि ए बी और सी डी समांतर है। ठीक है, समांतर रेखाएं। चलिए तो क्या दिया हुआ है लिखते हैं। चलिए दिया है, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त पर, सेम ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी तथा सी डी स्पर्श रेखाएं हैं तथा पी और क्यू स्पर्श बिंदु है। ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो यहीं पर लिख दे रहे, इतना लिख रहे हैं। चलिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर है किसके? सी डी के। ठीक है, ये चीज साबित करके दिखाना है। चलिए यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद चलिए साबित करना है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, रचना नहीं करना होगा। रचना नहीं करना चाहिए, ऐसे साबित हो जाएगा। वो रेड तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, ये ठीक है। चलिए प्रमाण, है ना, कैसे साबित होगा? देखिए ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र, केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसको त्रिज्या है। ये केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, अगर ऊपर देखे तो ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कितना डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का। प्रमेय 10.1 से कह देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श बिंदु पर जो कोण बना है वो 90 डिग्री का होगा। प्रमेय 10.1 से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और
अगर देखिए दो कोण अगर 90 डिग्री का हुआ, आप लोग ये 7 क्लास में सीखे हैं, ठीक है, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर इस कोण को और इस कोण को अंत अभिमुख कोण जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अंत कोणों का योग, ये कोण और ये कोण मिलाकर 180 डिग्री अगर हुआ, तभी ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। या उल्टा दिया रहता था कि इस ये और ये रेखा समानांतर है, तो हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे कि ये कोण और इस कोण को मिलाकर जरूर से कितना डिग्री होता होगा, 180 डिग्री होता होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर हुआ करता था, समांतर रहता था, तो ये दोनों कोण अंत कोणों का योग 180 डिग्री बोल देते थे, ठीक है। तो इसका बस उल्टा बोल रहे हैं हम लोग बोलेंगे अरे ये और ये मिलकर 180 बन रहा है, इसका मतलब ऐसा तभी संभव है जब ये रेखा आपस में समानांतर जाए, ठीक है। इस चीज का इस्तेमाल लेंगे। चलिए साबित हो गया तब, और क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपी क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ओपी जो है वो लंब है किस पर, ए बी पर। ओपी अगर ए बी पर लंब है तो इसका मतलब है कि कोण ओ पी बी बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर कारण दे दीजिए कि प्रमेय 10.1 से। नीचे भी सेम हम बोलेंगे क्योंकि ओ क्या है, क्यू, ओ क्यू लंब है किस पर, सी डी पर, और इस बात का मतलब ये है इस बात का मतलब ये है, देखिए अगर ये लाइन इस लाइन पर लंब है तो इसका मतलब है कि स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि कोण ओ क्यू डी है ना, ओ क्यू डी जो है वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अच्छा ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि कोण ओ पी बी प्लस कोण ओ क्यू डी अगर करते हैं, इसका मान कितना, 90 डिग्री। इसका मान ये प्लस बैठा है, इसका मान कितना, 90 डिग्री। इसका मतलब ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री। अगर ये और ये 180 डिग्री बन रहा है जोड़कर, तो इस बात का मतलब ये है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में समानांतर है, ठीक है। तो बस लिख देंगे, अतः ए बी समानांतर है किसके, सी डी के। बस इतना ही काम करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, छोटा सा सवाल है ना, देख लीजिए, आ सकता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे अगर बढ़े, ये सवाल तब हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल पे एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ये देखिए फोटो, एक वृत्त है जिसके परिगत मतलब चारों ओर एक चतुर्भुज है जिसका नाम ए बी सी और डी है, खींचा गया है आकृति में, आप देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए। यहाँ पर और आगे कुछ होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर आगे कुछ होगा, एक मिनट हम देख के बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे और होना ये चाहिए कि सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के, ठीक है। ये चीज है क्वेश्चन में प्रिंट होना छूट गया है, तो ये चीज आगे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको साबित करना है, ये चीज ला के दिखाना है, ठीक है। चलिए जो दिया है वो लिखते हैं कि एक वृत्त है भाई, ओ केंद्र वाला बोल देंगे कि ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, ये मालूम है अपने को, तो लिख देते हैं। सबसे पहले तो दिया है, लिखते हैं, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ठीक है, ओ केंद्र, या ऐसा लिखते हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है,
ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। और यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं पी क्यू आर एस भी है जो कि स्पर्श बिंदु है, लिख देते हैं वो चीज भी, ठीक है। तथा पी क्यू आर एवं एस क्या है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है। ये चीज तो हम लोग को मालूम है कि ओ केंद्र वाला वृत्त है, उसके चारों ओर एबीसीडी खींचा गया एक चतुर्भुज, और पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस जो है वो स्पर्श बिंदु है। आप देख सकते हैं ये रहा स्पर्श बिंदु है, ठीक है। क्या साबित करना है, ए बी प्लस सी डी। एक बार तस्वीर बना लेते हैं इस साइड में, ठीक है। फोटो बहुत जरूरी है, सब में फोटो बनाना होगा। कुछ इस प्रकार का फोटो है, ठीक है। नाम है यहाँ पर ए बी सी डी चतुर्भुज का, ठीक है। ओ केंद्र वाला वृत्त है, स्पर्श बिंदु है यहाँ पर पी है, इस जगह पर क्यू है, यहाँ आर है और इस जगह पर एस है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, फोटो हम लोग बना लिए हैं। चलिए अब आगे का काम करते हैं। दिया है, हो चुका है, ठीक है। अगला लाइन होता है अपना क्या, सिद्ध करना है। ये भी सिद्ध करने वाला ही सवाल है। क्या साबित करके दिखाना है कि ए बी प्लस में सी डी बराबर होगा ए डी प्लस में किसके, बी सी के, ठीक है। ये क्वेश्चन था साबित करने का। चलिए रचना कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पर एक चीज आप देखिए, प्रमेय 10.1 का इस्तेमाल तो हम लोग इसके पहले वाले सवाल में किए थे, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इस जगह पर भी किए हैं, ठीक है, इसको भी लिख दीजिए, यहाँ पर भी उसी के सहारे लिखे हैं। प्रमेय 10.2 अभी अभी आप लोग सीखे। प्रमेय 10.2 का क्या कहना था, प्रमेय 10.2 का कहना था कि किसी बाह्य बिंदु, जैसे ए बाह्य बिंदु है, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु, कोई बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, आप इतना मत देखिए, आप बस यहाँ से यहाँ तक देखिए, ए से पी तक, ए से एस तक ये स्पर्श रेखाएं दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि एपी और ए एस आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, प्रमेय 10.2 का मदद से, ठीक है। तो चलिए साबित कर देते हैं, प्रमाण। प्रमाण, ठीक है। चलिए लिख देते हैं सीधा ही, ए पी बराबर होगा किसके, ए एस के, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 रखते हैं, और कैसे लिखे हैं वो चीज भी लिख दीजिए। पहले तो यही चीज लिखिए कि कैसे लिखे हैं। प्रमेय 10.2 समीकरण नंबर 1 रखते हैं इसको, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ बी पर खड़े होकर देखेंगे, ये पूरा हम नहीं देखेंगे इतना, ठीक है। हम बस ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा लग रहा है, ये बीपी और बी क्यू स्पर्श रेखा है, तो हम लिख देते हैं क्या, कि बी पी जो है वो बराबर होगा किसके, बी क्यू के। कैसे, प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, प्रमेय 10.2, इसको समीकरण नंबर 2 रखते हैं। सेम चीज यहाँ से देखेंगे, सी से भी, तो क्या हो जाएगा, सी से देखेंगे तो ये हो जाएगा सी आर बराबर सी क्यू, ठीक है। और अगर डी से देखते हैं तो ये हो जाएगा डी आर बराबर डी एस, ठीक है। कैसे, प्रमेय 10.2 का मदद से, ठीक। समीकरण नंबर 3 रख लेते हैं एक को, समीकरण नंबर 4 रख लेते हैं एक को। चलिए कोई असुविधा वाली बात नहीं है। अब हमको क्या चाहिए, ए बी और सी डी चाहिए एक तरफ, ए बी चाहिए ये पूरा। ए बी कैसे मिलेगा, अगर हम ए पी और बी पी को जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों है मेरे पास,
एपी भी है मेरे पास, बीपी भी है मेरे पास, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एबी आ जाएगा। और ऐसे ही सीडी कैसे आएगा, सीआर और डीआर को जोड़ देते हैं, मेरे पास है सीआर भी है डीआर भी है, एपी भी है, ठीक है, ये पी है ना, एपी भी है बीपी भी है, तो हम क्या कर रहे हैं, सभी समीकरणों को जोड़ रहे हैं। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर हम सभी समीकरण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। चलिए लेफ्ट साइड वाला आपस में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, ठीक है, बराबर ये वाला इधर जुड़ जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब आप देख सकते हैं एपी और बीपी जोड़ में है, एपी और बीपी को अगर जोड़ देते हैं तो इन दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बदले में हम एबी लिख सकते हैं, ठीक है। सीआर और डीआर, सीआर और डीआर को जोड़ेंगे तो पूरा क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, ये वाला बराबर का चिन्ह। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एएस और डीएस जोड़ में ही है ना, आप अगला लाइन में इधर करके भी लिख सकते हैं, बाकी हम इसी में दिखा दे रहे हैं आप लोग को। एएस और डीएस को अगर जोड़ते हैं, एएस और डीएस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, एडी, क्या बन जाएगा, एडी प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, बी सी, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, बी सी। और ये चीज साबित करना था, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, सत्यापित हो चुका है ना, प्रूव्ड, ये चीज लाना था। देख सकते हैं अच्छा सवाल है, परीक्षा का नजर में बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ये सवाल बहुत बार आता है परीक्षा में, ठीक है, प्रमेय 10.2 हो गया, एक ये सवाल हो गया, बहुत बार आता है, तो अच्छे से करके जाइएगा, बहुत आसान सवाल है, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल तो हो चुका है, अब ये सवाल भी वृत्त से ही जुड़ा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, सब सिद्ध करने वाला सवाल है, आप देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत मतलब इस प्रकार, वृत्त के चारों ओर समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, मतलब एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है जो कि समांतर चतुर्भुज है, और उसको साबित करके दिखाना है कि समांतर चतुर्भुज है तो वो समचतुर्भुज भी होगा, ठीक है। इसी प्रकार का एक तस्वीर बना लेते हैं, चलिए जैसा अभी बनाए थे, या इसको हटा के समचतुर्भुज की आकृति वाला बना लेते हैं, चलिए समचतुर्भुज तो बन जाएगा, अरे शिट, ठीक है, चलिए ये हो गया वृत्त ना, समचतुर्भुज बनाना है, नहीं समांतर चतुर्भुज बनाना है, ये समांतर चतुर्भुज है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये जो कि वृत्त के परिगत है, और इसको समचतुर्भुज साबित करके दिखाना है, ठीक है। ओ केंद्र वाला वृत्त है अपना, अपना हमेशा ओ केंद्र वाला ही वृत्त होता है, ठीक है, ये कौन सा वाला वृत्त है, केंद्र ओ वाला वृत्त है, इसके चारों ओर एक चतुर्भुज है, नामकरण कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। और क्या, किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ले लिए एक समांतर चतुर्भुज, साबित करना है कि वो सम चतुर्भुज होता है, ठीक है। चलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है ना, इतना हम लोग को मालूम है कि एबीसीडी के इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है जो कि समांतर चतुर्भुज है, इतना तो मालूम है, लिख देते हैं, दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, या एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी एक क्या है, इधर ही लिख देते हैं, काफी जगह है,
चलिए क्या लिख दिए, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ था। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक ABCD एक समचतुर्भुज है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अर्थात हम लोगों को क्या क्या साबित करना है, समचतुर्भुज का क्वालिटी क्या होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो वही चीज यानी कि AB बराबर है किसके, AB बराबर है BC के, है ना। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AB, सभी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। ये खासियत होता है सम चतुर्भुज का, ठीक है। रचना करने की आवश्यकता, अच्छा एक चीज और लिख देते हैं, ठीक है, या ठीक है प्रमाण में लिखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, प्रमाण में लिखते हैं, प्रमाण, क्योंकि वो एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD अगर समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब सम्मुख भुजाएं AB और CD आपस में बराबर है, BC और AD आपस में बराबर है, लिख देते हैं, ठीक है। क्या AB बराबर है किसके, CD के, और BC बराबर है AD के, BC बराबर है किसके, AD के, ठीक है। BC AD के बराबर है, ये मालूम है कैसे, यहाँ पर आप कारण देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि दिया है, या ABCD एक पूरा लिख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसके कारण से ऐसा हम लोग लिख पा रहे हैं, ठीक है, दिया है। चलिए ठीक है, हम लोग वो साबित करना है कि सब बराबर है, AB बराबर है BC, AB और CD तो बराबर है ही, BC और AD तो बराबर है ही, समांतर चतुर्भुज होने के कारण, लेकिन हम लोग को सबको बराबर दिखाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट का अगर इस्तेमाल हम लोग करें कि यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा आपस में, ठीक है। अगर हम लोग इसको साबित करना है तो ऐसा कर तो सकते हैं, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो फिर हमारा फिर से यही चीज साबित हो जाएगा कि AB, हाँ CD के बदले मान भर देंगे दोबारा, चलिए यही काम करते हैं दोबारा, ठीक है। क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पर बिंदु ले रहे हैं, सबसे पहले तो P Q R और S, सेम वही काम, AP बराबर होगा AS के, ठीक है, AP बराबर होगा AS के, BP बराबर होगा किसके, BQ के, उधर CR बराबर होगा किसके, CR DR के बराबर होगा, ठीक है, सेम पीछे वाला जो अभी कर रहे थे वही चीज, और अरे गलत कर दिया, BP BQ के CR CQ के बराबर होगा, और वहां पर DR जो है किसके बराबर होगा, DR DS के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम सभी समीकरणों को जोड़ते हैं, समीकरण का नाम तो पहले रखते हैं, यहाँ पर समीकरण 1, यहाँ समीकरण 2, यहाँ समीकरण 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। हम सभी समीकरण को जोड़ रहे हैं, किसको किसको, समीकरण 3, 4, 5 तथा 6 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ेंगे अगर तो फिर से सीधा लिख दे रहे हैं, ठीक है। AP और BP मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AB, CR और DR मिलकर क्या बन जाएगा CD, AS और DS मिलकर क्या बन जाएगा AD, और यहाँ पर CQ और BQ को मिलकर क्या बन जाएगा BC, जो पिछला वाला साबित हुआ था सेम चीज वही साबित हुआ है, ठीक है। अभी तक और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है यहाँ पर, अभी करेंगे एक्स्ट्रा, इसको तो इधर करते हैं पहले, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। चलिए अब
यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी और सी डी आपस में बराबर है। ए बी किसके बराबर है? सी डी, समीकरण 1 से पता है। तो इस सी डी के बदले में ए बी रख दे रहे हैं, ए बी प्लस ए बी। सी डी तो ए बी के ही बराबर है, तो सी डी के बदले में ए बी रख दिए। यहाँ पर भी सेम वही चीज कर रहे हैं हम। बी सी ए डी के बराबर है, तो आप यहाँ पर बी सी रख देते हैं। चलिए ठीक है, बी सी, ए डी तो बी सी के ही बराबर है, तो ए डी के बदले बी सी रख दिया और यहाँ पर एक बी सी पहले से चल रहा है। चलिए ए बी मिलकर कितना ए बी हो जाएगा? ए बी मिलकर हो जाएगा ये 2ab बराबर बी सी मिलकर कितना बी सी हो जाएगा? ये हो जाएगा 2bc। ठीक है, ऐसा हो सकता है। दो इधर भी है, दो इधर भी है, कट जाएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है? ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर आ रहा है बी सी के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पता चला है, ए बी और बी सी आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है? ए बी और बी सी आपस में बराबर है और ए बी इसके बराबर है, बी सी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है। तो मतलब कहने का मतलब ये इसके सबके बराबर है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं थोड़ा। तो बस लास्ट लाइन लिखना बचा है। आप समझ गए होंगे कि सब सबके बराबर है यहाँ पर। ठीक है, बस देखिए यही वाला काम किया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ये दो लाइन समांतर चतुर्भुज होने के कारण लिखे हैं, बाकी पीछे वाला सवाल का पूरा पूरा छापे हैं एकदम। उसके बाद आगे हम यहाँ सी डी के बदले में ए बी भरे हैं इस जगह से, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कैसे लिख दिया? समीकरण नंबर 1 तथा 2 से इस प्रकार का काम हम कर दिए। ठीक है, अब ये चीज साबित हो गया ए बी और बी सी आपस में बराबर है, तो ठीक है अब लिख देंगे इसको। समीकरण ले लीजिए, कुछ कितना 6 हो गया था ना, 7 की समीकरण नंबर 1, 2 तथा 7 से चारों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। लिख देते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या? ए डी। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। बस ठीक है, साबित हो चुका है। देख सकते हैं ये अध्याय 10 का आपका जितना भी सवाल था इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितना भी इस पीडीएफ में लिए हुए थे सब समाप्त हो चुका है, हम देख सकते हैं। ठीक है, ढेर सारा सवाल। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसके बाद आएंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले में, जिसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने वाला सवाल आप लोगों का है। ठीक है, चाप की लंबाई, घड़ी का, मिनट का सुई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये दोनों सवाल में से एक तो सवाल बहुत जरूरी है, आना मतलब तय है बोल सकते हैं आप। चलिए इसके बाद ये सब तो 5 नंबर वाला सवाल है ना, इसको नहीं करेंगे इस पीडीएफ पर। यहाँ पर ये भी 5 नंबर वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं। चलिए प्रायिकता, अभी थोड़ा सा काफी माइंड हार्ड सवालों से गुजरा है, तो पहले आसान सवाल अब कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे त्रिज्य खंड वाले में। चलिए सबसे पहले ये तो तुरंत इसी पेज पर हो जाएगा। देखिए एक थैले में 3 लाल, ठीक है 3 लाल गेंद है। लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3 है। रेड बॉल कितना है? डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, लाल 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगा। ठीक है, टोटल कितना है अपने पास? कुल परिणाम से हम लोगों को मतलब है, कुल परिणाम कितना है? 3 और 5 मिलाकर कितना? 8 परिणाम टोटल है। ठीक है, अगर पहला जैसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि लाल होना चाहिए, एक गेंद निकालेंगे, लाल होने का क्या प्रायिकता है? फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता लाल गेंद आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल मतलब कितना चांस है लाल आने का? लाल आने का चांस 3 बार है। ठीक है, अनुकूल परिणाम 3 और कुल कितने में से? कुल परिणाम है 8, मतलब 3/8 होगा पहला वाला का उत्तर। ठीक है, बहुत आसान होता है प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। लाल नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? हमको लाल बॉल नहीं चाहिए, लाल बॉल नहीं चाहिए मतलब हमको ब्लैक बॉल चाहिए, काली गेंदे चाहिए। ठीक है, ठीक है,
तो इसका मतलब घुमा के कहा जा रहा है कि उसको काली गेंद चाहिए, ठीक है। प्रायिकता क्या आने का, काली गेंद। अभी तक आप लोग लिख लिए होंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम काली गेंद कितनी बार आ सकता है, 5 बार। टोटल कुल परिणाम कितने हैं, 8 है। तो बस ये अपना फाइनल उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, दोनों, ठीक है। बड़ा छोटा सवाल आता है इसमें से, ठीक है, बहुत ही छोटा सवाल और बहुत आसान सवाल प्रायिकता से। चलिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा है सोचने वाला। 52 पत्तों की, अच्छा जो ताश का गड्डी होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, ये तो मालूम होगा। प्रायिकता वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, सबसे पहला लाल रंग का बादशाह चाहिए। ओ माय गॉड, लाल रंग का बादशाह अगर चाहिए, आप जानते हैं 2 ही कलर का पत्ता होता है, एक तो रेड कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का, ठीक है। 2 ही कलर का, लाल और काला कलर का ही पत्ता होता है ना। आप लोग मेला में जाके देखे होंगे ऐसे घुमाने वाला, है ना, आजकल बच्चा लोग उधर ही ज्यादा भीड़ लगा के रखता है। तो लाल कलर का एक पत्ता, एक ब्लैक कलर का, काला कलर का पत्ता रहता है, ठीक है। तो 26-26 पत्ता होता है, ये भी 52 पत्ते होते हैं जिसमें 26 लाल और 26 ब्लैक कलर के पत्ते होते हैं, ठीक है। लाल रंग का बादशाह चाहिए। अच्छा, इसमें लाल रंग कौन कौन सा है, एक है ये ईंटा, ठीक है, और एक है दिल वाला, ये हार्ट शेप वाला, ठीक है। ये दोनों लाल कलर का होता है। तो इसके पास भी एक बादशाह, इसके पास भी एक बादशाह है। तो हम लोगों को लाल रंग का बादशाह चाहिए। लाल रंग का बादशाह टोटल कितना है, अच्छा लिख देते हैं, प्रायिकता क्या चाहिए, लाल रंग का बादशाह चाहिए। वाह, लाल रंग का बादशाह। अनुकूल परिणाम कितने हैं टोटल, बादशाह अनुकूल परिणाम 2 ही है, 2 ही बादशाह है, ठीक है। वो लाल रंग, लाल रंग में 2 ही बादशाह है। कितने में से, टोटल 52 कार्ड्स में लाल रंग का बादशाह सिर्फ 2 है। काटेंगे तो 1/26 उत्तर आएगा, ठीक है। दूसरा, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या है, यहाँ पर सबके पास 3-3 फेस कार्ड है, ठीक है। इसके पास भी 3 फेस कार्ड है, दिल के पास भी 3 फेस कार्ड है। इधर आपका एक इस प्रकार से चिड़ी वाला जो होता है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है। और एक कौन सा बच गया, हुकुम, है ना, हुकुम का इक्का का पत्ता लगभग इस प्रकार का, हाँ, इसमें भी 3 फेस कार्ड है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं तब, अच्छा कौन कौन है फेस कार्ड, एक जोकर है फेस कार्ड वाला, एक किंग है और एक क्वीन है। ये तीनों के तीनों सिर्फ तस्वीर वाला पत्ता है। तो टोटल 12 पत्ते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। क्या है, फेस कार्ड, है ना। हम लोगों को क्या क्या चाहिए, फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता टोटल कितना है, 12 है, 3-3 सबके पास है। और टोटल परिणाम 52 पत्ते हैं हमारे पास टोटल, ठीक है। चलिए काटते हैं, 3 चौके 4 तिया 12, और इधर 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/13 उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। लाल रंग का, अच्छा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अब तस्वीर वाला ही चाहिए लेकिन लाल रंग होना चाहिए। तो लाल तो यही 2 है, और तस्वीर वाला इसके पास 3, इसके पास 3, यानी कि 6 हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस बार, लाल रंग का फेस कार्ड या तस्वीर वाला कार्ड, ठीक है। अनुकूल परिणाम टोटल इस बार है ही परिणाम अपने पास 6, टोटल कितने 52 में से, चलिए काटते हैं। 2 का पाड़ा से 3 बार में इधर, 2 का पाड़ा से 2 बार में, और इधर 6 बार में, ठीक है। 3/26 उत्तर आशा करते हैं मेरे से पहले आप लोग दे रहे होंगे, ठीक है, कॉपी अगर लेकर बैठे हुए होंगे तो। चलिए, पान का गुलाम, पान का गुलाम, पान 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 का पत्ता कौन सा इसमें से, पान का पत्ता ये वाला है, ठीक है। हार्ट को पान का पत्ता बोला जाता है। चलिए, ये पान का पत्ता, इसका पान का गुलाम चाहिए होगी। गुलाम तो एक ही होगा, हर एक के पास गुलाम, हर एक तरीके का पत्ता जो है 4 तरीके, उसके पास एक एक गुलाम है। तो पान के पास भी एक गुलाम होगा, ठीक है, लिख देते हैं पान का गुलाम ना, दे देते हैं अभी आपको गुलाम हम। पान का गुलाम कितना होगा, एक ही गुलाम होगा। 52 पत्तों में पान का गुलाम सिर्फ एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5वां नंबर सवाल क्या है, हुकुम का पत्ता, वो, ठीक है। प्रायिकता क्या चाहिए आपको, हुकुम का पत्ता चाहिए। अच्छा, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता तो ये वाला है, ये जो शेप का है इसको हुकुम का पत्ता कहा जाता है। तो टोटल सबके पास कितने कार्ड्स हैं, 13, है ना। हुकुम का पत्ता 13 ठो है।
52 में से 13 कार्ड हुकुम के पत्ते के हैं, तो हमको हुकुम का पता चाहिए कोई भी, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम 13 पत्ता चाहिए आपको, है ना, 52 में से वही 13 पत्ता चाहिए, हुकुम का वाला पत्ता, ठीक है। काट देते हैं, 13 चौक 52 है ना, 1/4। चलिए एक सवाल इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है उधर। एक ईंट का बेगम, अच्छा ईंट का बेगम चाहिए, है ना, एक क्या लिखा है यहाँ पर, एक ही बेगम ही होता है ईंट का, ठीक है, ईंट का पास तो एक ही बेगम है। चलिए ईंट की बेगम चाहिए, ईंट की बेगम, ईंट का पत्ता कौन सा है, ये वाला है ईंट का पत्ता। इसके पास एक बेगम, सबके पास एक एक बेगम, एक एक राजा, और एक एक राजा नहीं बादशाह, ठीक है, बादशाह और एक एक जोकर है। तो ईंट के पास भी एक बेगम है, ठीक है। प्रायिकता ईंट की बेगम, ईंट का बेगम चाहिए, ठीक है, एक ही बेगम है ईंट का, 52 में से एक ही ईंट के पास, मतलब बेगम एक ही तो है, वो भी ईंट का, ठीक है। अगर सिर्फ बोलता है कि बेगम पल्ला पत्ता चाहिए, बेगम, है ना, बेगम प्राप्त हो, एक बेगम प्राप्त हो, तो बेगम सबके पास एक एक तो है, तो 4 होता, 4/52 होता। यहाँ पर डायरेक्ट वो लोग बोल दिया है कि नहीं मेरे को स्पेशल ईंट वाला ही बेगम चाहिए, तो ठीक है, ईंट के पास एक ही बेगम है, एक ही अनुकूल परिणाम है, और टोटल अपने पास 52 परिणाम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से एक तो 3 नंबर का सवाल जरूर आएगा, ठीक है, ये वाला इस टाइप का, ये इस टाइप का हो गया, या सिक्का उछालने वाला हो गया, ठीक है, गेंद वाला, और भी है इस प्रकार का, ठीक है, वो डाइस वाला, एक सम संख्या प्राप्त हो, एक विषम संख्या प्राप्त हो, एक अभाज्य संख्या, वो वाला भी बहुत चांस आने का, ठीक है। तो फिलहाल हम आप लोग के लिए 2 सवाल लिए हैं, लेकिन प्राइक का बहुत आसान चैप्टर है, करके जाइएगा पूरा। चलिए अब चलते हैं उसमें वापस, ठीक है, त्रिज्य खंड वाले में। ये सवाल एक ही पीडीएफ में, एक ही वीडियो में करेंगे, 5 नंबर वाला है, माध्य मध्यक बहुलक। ये सवाल भी 5 नंबर का आने वाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जुड़ा हुआ। यहाँ पर इस सवाल को करते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, क्वाड्रेंट का, ठीक है। देखिए कोई वृत्त है ना, ये रहा अपना वृत्त। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मान के चलिए इसका अगर केंद्र है, चतुर्थांश का मतलब होता है कि इसको, इसका 4 भाग, उसका एक अंश, चतुर्थांश, ये हिस्सा को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, है ना। चलिए ये जो हिस्सा है ये है चतुर्थांश, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। आप जानते होंगे इसको हम लोग त्रिज्य खंड भी कहते हैं। एक वृत्त है, केंद्र से ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ठीक है, ये जो जगह बना इसको हम लोग त्रिज्य खंड भी कहते हैं। और ये तो चतुर्थांश कहला रहा है क्योंकि ये 4 हिस्सा अगर इस वृत्त का करे तो उसमें से एक हिस्सा इसका कहा जाता है स्पेसिफिक, वो चतुर्थांश है, ठीक है। तो चतुर्थांश कहिए या त्रिज्य खंड कहिए, बात बराबर है, तो लिख देते हैं। चलिए अच्छा क्या क्या गिवन था, थोड़ा सा भूल गए हम। एक वृत्त के चतुर्थांश का जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, परिधि दिया हुआ है, इस वृत्त की परिधि हम लोगों को मालूम है, ठीक है, लिखते हैं वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है ना, हम लोगों को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, ये त्रिज्य खंड है या चतुर्थांश बोलिए कुछ भी, है ना, लेकिन हम लोग फॉर्मूला त्रिज्य खंड करके ही सीखे हैं, तो त्रिज्य खंड ही लिख देते हैं। चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का, ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए आर चाहिए, पाई तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू तो 22/7 है। थीटा चाहिए, थीटा हम लोग को पता होना चाहिए आप लोग को, थीटा क्या है। अगर ये इस प्रकार से 4 हिस्सा है तो प्रत्येक हिस्सा के पास 90-90 डिग्री का कोण है, ठीक है, चारों मिला के 360 डिग्री। तो थीटा अपने को पता होगा, पता है पहले से, क्योंकि ये चतुर्थांश है तो उसका कोण 90 डिग्री आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। इसका जो कोण है ये 90 डिग्री का है। चलिए थीटा तो पता है, आर नहीं पता, इसके लिए ये रिलेशन दिया हुआ है, आर निकाल लो इसमें से। चलिए निकालते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि आप लोग बचपन से जानते हैं 2πr, जो कि 22 दिया हुआ है, ठीक है। काटते हैं, अच्छा यहाँ पर पहले तो 22/7 बैठाइए, आर का मान नहीं पता, इधर कितना 22, बराबर के उस पार प्लस का 22, इधर भी प्लस का 22 कट गया, इस 7 को उधर भेजते हैं, क्या बनेगा, 7 भाग में है, वो
आर इधर हम अकेला कर रहे हैं, 7 भाग का ऊपर चला जाएगा, ये गुना का 2 नीचे चला जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर, थीटा का मान कितना 90 डिग्री चतुर्थांश होने के कारण, है ना। 360, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान पता चल गया 7/2, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार 7/2 बैठा दिया। चलिए 9 चौक 36 होता है, 4 बार में कट रहा है, एक 7 से एक 7 कट रहा है, 2 का पारा से ये 11 बार में कट रहा है। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 11 गुना में 7 बटे में 4 गुना में 2, यानी कि 77/8 क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, ये अपना ये वाला सवाल कंप्लीट होता है। अच्छा सवाल है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए चतुर्थांश अगर है तो उसका कोण हम लोग को पता है पहले से ही 90 डिग्री का है। ठीक है, 4 बराबर भाग में बांटा जाता है तब एक अंश चतुर्थांश कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल तो कंप्लीट हो गया। इधर एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी, ठीक है, घड़ी है, गोल सा घड़ी है, कि मिनट का सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबा है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, बड़ा घड़ी कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये अपना घड़ी है, इसमें ये केंद्र होगा कहीं पर, लगभग मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है। ठीक है, यहाँ से एक मिनट का सुई, जैसा हम लोग जानते हैं सुई तो इस प्रकार से निकलता ही है, यहाँ पर है, मान के चलिए अभी 12 बज गया है, 12:05, मिनट का सुई है। ठीक है, ठीक है, पहले कहाँ पर था ये, अच्छा थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर 5 मिनट हो गया, मतलब यहाँ चला गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे 5 मिनट हो गया ना, एक त्रिज्य खंड बन गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या बन गया, त्रिज्य खंड बन गया, बन गया ना त्रिज्य खंड। ये रेडियस यानी कि त्रिज्या और ये चाप द्वारा बना क्षेत्र जो है त्रिज्य खंड कहलाता है, तो त्रिज्य खंड बन गया। शर्त ये है कि हम लोगों को थीटा मालूम नहीं है, थीटा यहाँ से यहाँ तक पता होगा तब तो बैठाएंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, यही इस सवाल का खासियत है कि कैसे निकालेंगे। चलिए आपको एक चीज बताते हैं, है ना, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल पर अगर आप पूरा चक्कर लगा देते हैं कि यहाँ से मान के चलिए यहाँ से आप घूमना स्टार्ट किए, पूरा चक्कर लगा दिए, तो पूरा चक्कर लगाने पर वो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो घड़ी का सुई है, यहाँ से चक्कर अगर पूरा लगा देता तो 360 डिग्री का कोण बनता। ठीक है, तो उस चीज का हम इस्तेमाल यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और खास बात, यहाँ से वृत्त का केंद्र से इस जगह का दूरी दिया हुआ है जो कि 14 सेंटीमीटर है, कहा गया है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, ये रहा। ठीक है, मिनट के कांटा की सुई, तो आप देख सकते हैं यही मेरा मिनट का कांटा है, तो 14 सेंटीमीटर यानी कि आर, केंद्र से परिधि तक की दूरी को आर कहते हैं, तो हम लोगों को आर तो इस बार दिया ही हुआ है, कितना है 14 सेंटीमीटर। थीटा इस बार हम लोगों को गायब कर दिया है, थीटा नहीं दिया है, निकालो बोलता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हम्म 300 या एक चक्कर में इस तरह से लिख देते हैं। चलिए एक चक्कर नहीं, इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए ये 5 मिनट हुआ, ये पूरा कब घूम जाएगा, जब 60 मिनट होगा। ठीक है, 5 10 15 20 आधा घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट में वापस ये कांटा यहाँ आ जाएगा, तो मतलब 60 मिनट अगर पूरा घूम जाता, 60 मिनट में अंतरित कोण, है ना, या बना कोण, 60 मिनट में अंतरित कोण, 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना देगा, 360 डिग्री का। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये मुझे जानना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा। एक ही नियम, 360 से 60 को भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा, ये 6 6 36 यानी कि 6 डिग्री आएगा। ठीक है, 1 मिनट में, 1 मिनट चल रहा है, 6 डिग्री का कोण बन रहा है, तब जाके 60 मिनट चलने पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो अपना घड़ी का कांटा कितना दूर चला, 5 मिनट, क्वेश्चन में मेंशन था कि 5 मिनट में चला है, वो 5 मिनट चला है, तो 5 मिनट में क्षेत्रफल कितना होगा, 1 मिनट का जितना है उसको गुना कर देते हैं 5 से, तो कितना आएगा 30 डिग्री,
यानी कि 30 डिग्री का क्षेत्रफल है बनाया है, सॉरी 30 डिग्री का थीटा है, 30 डिग्री थीटा अपना पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया, 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, मतलब थीटा अपने को पता चल गया। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखिए, या लिखिए कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचा गया क्षेत्रफल बराबर कितना, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना, थीटा है 30 डिग्री बटे में कितना 360 डिग्री 22 बटे 7, पाई का मान, आर का मान दिया हुआ था 14, 14 गुना में 14। ठीक है, काटते हैं, 1 0 से 1 0, 3 का पहाड़ा से ये कितनी बार में, 12 बार में। ठीक है, 7 का पहाड़ा से ये कितनी बार में, 2 बार में। अच्छा, 2 का पहाड़ा से ये कितनी बार में, 6 बार में। फिर से 2 का पहाड़ा से ये 3 बार में, 2 का पहाड़ा से ये 11 बार में। यानी कि यहाँ पर अपना बन जा रहा है, पता है क्या, ऊपर बच रहा है 11, गुना में बच रहा है 14, बटे में बच रहा है 3। ठीक है, इसको गुना करेंगे, जो आएगा वही अपना फाइनल उत्तर होगा। गुना करते हैं, ये हो जाएगा कितना, 4 एकम 4, 164/3 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल बना रहा होगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो देख लीजिएगा थोड़ा सा कि कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का हो चुका है खत्म। ये एक सवाल है, एक ही सवाल है शायद। हाँ ठीक है, एक ही सवाल है। चलिए इस वीडियो में बस इस सवाल को कर लेते हैं, इस वीडियो को यहीं खत्म कर देंगे। उसके बाद जो बचा होगा वो सवाल सिर्फ आपका 5 नंबर वाला ही बचा होगा। ठीक है, एक बस 3 नंबर वाला बचा होगा, वो उसी के साथ हो जाएगा। चलिए, क्या लिखा हुआ, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, अच्छा ठीक है, पहले तो जो दिया है लिखते हैं। त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, सबसे पहले मेंशन कर दिया होगा। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ओह माय गॉड। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, कोई आ गया। चलिए यहाँ पर, हाँ कहाँ थे हम लोग, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है ना। ठीक है, थीटा दिया हुआ है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक, क्या निकालना है, चाप की लंबाई, मतलब कोई मान के चलिए वृत्त है। ठीक है, इसका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये मान के चलिए त्रिज्या है। ठीक है, ये त्रिज्या और ये जो चाप है, ठीक है, ये मिलकर एक त्रिज्य खंड बना रहा है, जिस कितना डिग्री का कोण का, 60 डिग्री का। और ये चाप की लंबाई कितनी होगी ये बताना है हम लोग को। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए जो त्रिज्य खंड बना है पूरा, ये इसका क्षेत्रफल हम लोगों को चाहिए दूसरे नंबर सवाल में। तीसरा क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये देखिए, ये थोड़ा देखने वाली बात, संगत जीवा मतलब यहाँ से इसको अगर मिलाते हैं तो ये जीवा कहलाएगा। ठीक है, और इस जीवा द्वारा अब मिट नहीं रहा है, चलिए ठीक है, ये जीवा है, ये वृत्त है, इस जीवा द्वारा संगत वृत्त खंड, ये जो वृत्त खंड है इसको हम लोग कहते हैं वृत्त खंड। ठीक है, ये हिस्सा जो जीवा के द्वारा और चाप के द्वारा बनाया जाता है, तो ये है अपना वृत्त खंड, इसका भी क्षेत्रफल पता करना है थर्ड नंबर में। ठीक है, 3 सवाल है, मतलब चाप की लंबाई पता करना है। ठीक है, करते हैं, इसका तो सूत्र था, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, थीटा कितना 60 बटे कितना 360, 2 इंटू पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 21। बस इसको हल करेंगे, आ जाएगा उत्तर अपना 1 0 से 1 0, 6 छक 36। ठीक है, 2 का पारा से ये 6 कितनी बार में, 3 बार में। 7 का पारा से ये कितनी बार में, 3 बार में। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 22। सिंपल सा बच गया कौन, सिर्फ और सिर्फ 22 बचा है, यानी कि 22 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल नहीं है, लंबाई है, तो 22 सेंटीमीटर। ये 1 नंबर वाला उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या निकालना है, दूसरे नंबर पर हम लोगों को निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का तो सूत्र है, निकालते हैं। त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल। ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 60 डिग्री, 360 22/7, आर का मान कितना 21, 21 इंटू 21। इसको हल करेंगे, आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कितनी बार में ये कट गया, 6 बार में। चलिए ठीक है, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 का पहाड़ा से ये 11 बार में। इसका मतलब ऊपर बच गया अपना 11 गुना में कितना 21, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बचा है। 11 गुना 21, ठीक है, गुना करिए, ये हो जाएगा 1 3 2, ठीक है। ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा उत्तर। चलिए ये भी अपना हो गया था खत्म। 2 सवाल हो चुके हैं, बस तीसरा वाला सवाल है अब, जो सबसे दमदार है इसमें से, ठीक है। चलिए क्या था सवाल, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड मतलब ये छोटा सा, इस जीवा द्वारा। अब देखने वाली बात ये है, अब सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। ये कोण है 60 डिग्री का, ठीक है, और ये जो है यहाँ से लेकर ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्या है, ठीक है। ये क्या है त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या है त्रिज्या है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, मतलब दोनों आपस में बराबर है। और अगर ये आपस में बराबर है तो सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, होगा। तो सम्मुख कोण अगर बराबर होंगे तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये अगर बराबर बराबर होना है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो डेफिनेटली ये कोण भी कितना कितना होगा, 60 डिग्री वाला ही होगा, ठीक है। और हम इसका बात कर क्यों रहे हैं, हमको तो निकालना इसका क्षेत्रफल है। तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, त्रिज्यखंड का मतलब ये पूरा निकल गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक नहीं, सिर्फ नहीं, ठीक है, हम लोग का निकल गया है पूरा, ये पूरा पिज्जा का टुकड़ा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पूरा, ये त्रिज्यखंड है। अब हमको करना है ये वाला निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, अगर हम पूरा मेरे पास है, उसमें से अगर हम ये त्रिभुज अगर निकाल लेते हैं किसी तरीके से, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो बचेगा ये संगत वृत्तखंड, ठीक है। ये प्लानिंग है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका क्षेत्रफल किसी तरीके से, अच्छा ये तो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तीनों कोण 60 डिग्री का मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है, मतलब भुजा स्क्वायर, तो उसका इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ये याद रखना होगा आप लोग को कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। निकालते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब क्या, ये समबाहु त्रिभुज का भुजा मतलब ये, मतलब उसका त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ था कितना, ये रहा 21, ठीक है, 21, यानी कि ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, यानी कि √3/4, और ये गुना में आ जाएगा कितना 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको पहले से मालूम है, ये रहा, इसमें से इसको हटा देंगे, त्रिज्यखंड में से, त्रिज्यखंड पूरा में से इस त्रिभुज को हटा देंगे, संगत वृत्तखंड बचेगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं आगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसा आएगा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, अरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे किसको, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ठीक है। इसको हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, वो दिया हुआ है कितना 231 आया है त्रिज्यखंड, और माइनस समबाहु त्रिभुज का कितना है √3/4 और 441 गुना में, ठीक है, बस। और क्या इतना ही कर सकते हैं। इसके बाद आप एलसीएम लेके हल करिएगा तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन किताब में शायद यही तक आंसर दिया हुआ है ना। बस इसको घेर दीजिए, यही अपना उत्तर है सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर
हो चुका है। आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। सारा सवाल 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला इस पीडीएफ में जितना भी था वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर वाला सवाल अध्याय 1 से। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अध्याय 4 से विविक्तर वाला सवाल, अध्याय 6 से थेल्स प्रमेय और बाकी सब प्रमेय सब, ठीक है। उसके बाद अध्याय 9 से काफी सारे सवाल, आंधी आने पर पेड़ टूट जाता है, वो सब सवाल जितना भी है, ठीक है, ऊंचाई और दूरी का वो सवाल। और उसके बाद अध्याय 13 या 12 से आयतन वाला चैप्टर जो है उसमें से काफी सवाल, ठीक है। उसके बाद और माध्यमांतिक बहुलक में से भी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जितना भी सवाल होगा सब 5 नंबर वाला धुआंधार, ठीक है, और जरूर आपका परीक्षा में आएगा वो चीज। तो अभी फिलहाल तो इसको फट से खत्म करिए बना के, प्रैक्टिस करके, ठीक है। और सभी को देखिए कि किस प्रकार से बना है, ठीक है। और कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो तो जरूर से बता दीजिएगा, ठीक है। इस जगह पर मुझे लगा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक एक सवाल में, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिए। आते हैं आप लोगों के लिए इसके बाद वाला लेक्चर लेकर जिसमें 5 नंबर का सवाल होने वाला है, ठीक है। चलिए गुड बाय।